और खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले से जुड़ी ये अहम खबर। तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन देने की तैयारी है। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने इस बात का इशारा दे दिया है। उनका यह भी कहना है कि असेंबली इजलास के खात्मे से पहले ही इस मामले में फैसला हो जाएगा और मुलाजिमतों में भी मुसलमानों के रिजर्वेशन पर सलाह और मशवरा जारी है। तो लगातार महाराष्ट्र में इस बात को उठाया जाता रहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए और अब ये अहम खबर कि तालीम के शोबे में महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन देने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने इस बात का इशारा दे दिया है। उनका ये भी कहना है कि मुलाजिमतों में भी मुसलमानों के रिजर्वेशन पर सलाह मशवरा किया जा रहा है। असेंबली सेशन के खात्मे से पहले इस बात का भी फैसला हो जाएगा। बेहद अहम खबर, महाराष्ट्र में मुसलमानों को तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ मुलाजिमतों में भी मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात उठती रही है। जिस आरक्षण को लेके हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी स्कूलों में, महाविद्यालय में 5% मुसलमानों को आरक्षण देने में कोई भी एतराज नहीं है। उसको लेके अगर अलग से निर्णय लेके कानून बनाया जाएगा और बाकी विषय जो नौकरी का है या प्राइवेट स्कूलों का है, उसको लेके अलग कानून बनाने के लिए हम पूरी तरह से कानूनी सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि उसको लेके स्पष्टता नहीं हुई थी। वो निर्णय बाद में होगा, पहले जिसको हाईकोर्ट ने मान्यता दी है वो निर्णय करके हम आगे बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना कि महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन देने की तैयारी जो है वो रियासती हुकूमत कर रही है और असेंबली सेशन के खात्मे से पहले इस बात का फैसला भी हो जाएगा। और मुलाजमतों की अगर बात करें तो मुलाजमतों में भी मुसलमानों के रिजर्वेशन पर सलाह मशवरा जारी है। हमने इससे पहले देखा था कि किस तरह से इस पूरे मामले पर सियासत की जा रही थी। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथ ही वसीम आपसे जानना चाहेंगे, जिस बात की लगातार मांग की जा रही थी वो बात आज कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। हम आपसे तफसीलात चाहेंगे वसीम। देखिए, विधान परिषद के कामकाज के दौरान एक सवाल ये पूछा गया है सरकार से, क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए सरकार ने जो इससे पहले जब सरकार थी 2014 से पहले, तो क्या आरक्षण लाएगी, इसे लेकर सवालिया निशान उठे थे, जिसपे अल्पसंख्यक मंत्री ने साफ कहा कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था 5% आरक्षण को लेकर, उसे हम मुकम्मल करेंगे और इस अधिवेशन में हो सकता है खत्म होने से पहले इस पे किसी तरह से पहल भी की जा सकती है। लेकिन अब भी नौकरी में और जो प्राइवेट स्कूल है उसको लेकर किसी तरह से शिक्षा को लेकर अभी तक सरकार ने कोई अमल में लाने की प्रयास नहीं करेगी। लेकिन जो कोर्ट का आदेश था उसी के हिसाब से 5% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से उनकी भूमिका जायज है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह नवाब मलिक ने कहा कि 5% आरक्षण उनकी सरकार ने दिया था, आपकी सरकार आई 2014 में, आपने उस आरक्षण को खारिज कर दिया, उसमें नहीं बढ़ाया। अब ये सरकार वापस से पहल कर रही है, क्या वजह थी उस दौर में कि आपने उस आरक्षण नहीं दिया था मुस्लिम? बिल्कुल झूठ बात है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हमने मुस्लिम भाइयों के लिए जो अलग अलग योजनाएं के तहत लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, वह लाभ कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं हुआ। अब सच्चाई ये है कि केवल और केवल मुस्लिम भाइयों के वोटों को ध्यान में रखकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने 2014 में विधानसभा के चुनाव 2 महीने के बाद होने थे, उसके पहले आरक्षण देने का प्रयास किया। अब सवाल ये उठता है कि इनकी 99 से लेकर के 2014 15 वर्ष सरकार थी, क्या कर रहे थे आप? लोकसभा के चुनाव में ये हारे, मई 2014 के बहुत बुरी तरह से हारे, और उसके बाद जो 3 महीने के बाद जो चुनाव होने थे विधानसभा के, उसमें भी बुरी तरह से हारेंगे। इस डर से, इस भय से, केवल और केवल वोटों के चक्कर में इन्होंने मुस्लिम भाइयों को झूठे ख्वाब दिखाए। अब ये हर मुस्लिम भाई समझता है कि अगर इनको देना ही था तो 15 साल चुप क्यों थे? चुनाव के 2 महीने पहले कैसे मुस्लिम भाइयों की याद आई? और आज भी जो इन नेताओं का जो बयान है पूरा पाखंडी है, क्योंकि अलग अलग कोर्ट कह चुके हैं कि धर्म के आधार पर
रिजर्वेशन टिक नहीं सकता, वो खारिज हो जाता है। ये मालूम होने के बाद भी अब झूठा गाजर दिखा रहे, झूठे ख्वाब दिखा रहे, केवल और केवल मुस्लिम भाइयों का वोटों के लिए इन सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। एक सवाल ये भी है कि 5% जो आरक्षण था, कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा में देना चाहिए, उसके लिए भी 5 साल आपकी सरकार रही, उन्होंने पहल नहीं की, तो अब कहाँ ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया। हम पूरी तरह से उस आरक्षण के बारे में पॉजिटिव रहे हैं। केवल जो कानूनी पेश है, क्योंकि धर्म के आधार पर वैसा नहीं दिया जा सकता, ये कानून कह रहा है, और उसमें कानूनी अड़चनें थी, उसके कारण दे नहीं पाए हमने। पर सारा जो मुस्लिम समाज है, हम ईबीसी के तहत जो लाखों नहीं करोड़ों मुस्लिम भाइयों को महाराष्ट्र में लाभ मिला, ईबीसी जो योजना बनाई उसमें लाभ लेने वाले मुस्लिम भाई भी है ना। तो ये जो सरकार का जो धर्म के आधार पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों दलों का जो पाखंड था, वो पाखंड कोर्ट के सामने टिकता ही नहीं है। तो जो कोर्ट के सामने नहीं टिकता, ऐसे झूठे ख्वाब दिखाओगे आप, और वो भी इसलिए दिखाओगे कि केवल उस समाज के आपको वोट चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। करने के लिए राम कदम जी का साफ तौर पे ये कहना था, जो सरकार 2014 के वक्त थी, उस वक्त उन्होंने चुनाव से 3 महीना पहले इस तरह के वादे करके इस तरह के प्रावधान किए थे, लेकिन अब उसे लाना काफी मुश्किल है। लेकिन आज जिस तरह से विधान परिषद में सवाल निशान उठ रहे थे, आरक्षण को लेकर मंत्री जवाब दे रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस अधिवेशन को खत्म होने से पहले जो मुस्लिमों को कोर्ट ने खास करके शिक्षा में 5% आरक्षण देने की बात की थी, उसे अमल में लाया जाएगा। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका भी, और बीजेपी के लीडर राम कदम जी का भी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और वसीम, लगातार इस अहम खबर पर नज़र बनी हुई है, क्योंकि अभी ये बयान सामने आया और इस पर रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मामला है। ये तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन देने की तैयारी है, और नवाब मलिक ने इस बात का इशारा दिया है। साथ ही साथ मुलाजिमतों को भी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों में भी मुसलमानों के रिजर्वेशन पर सलाह मशवरा जारी है। और इस सब के बीच बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दरअंदाजों के सिलसिले में एमएनएस ने जगह जगह पर पोस्टर चस्पा किए हैं। इनमें कहा गया है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दरअंदाजों का पता लगाने पर इनाम दिया जाएगा। इस मामले पर महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला शंभूराज देसाई ने कहा कि एमएनएस के बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम की वजह से अगर रियासत में हालात ख़राब हो जाते हैं तो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में किसी तरह की कोई दिक्कत खड़ी ना हो, इसके लिए इंतज़ामिया पूरी तरह से चौकस है। वज़ारत दाखिला कड़ी नज़र रख रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एमएनएस की तरफ से कई माध्यमों में आया हुआ है, लेकिन इस बारे में जो भी प्रचलित नियम है, जो भी कानून है, वो कानून के हिसाब से होम डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन निर्माण होता है या कोई अनुचित प्रकार निर्माण होता है, तो हमारा गृह डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो नियम में अनुसार जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम होम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाए। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथ अमित राय। अमित, लगातार इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि बयान आ चुका है और एमएनएस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, पोस्टर्स के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि जो दरअंदाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब शंभूराज देसाई का ये बयान कि रियासत में हालात को खराब होने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब मामले की नजाकत को समझ रही है वहां की हुकूमत। देखिए, निश्चित रूप से हमने देखा जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई उसको देखकर पहले से मुंबई महाराष्ट्र पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी को भी जो है प्रदर्शन करने की अनुमति जो है बिल्कुल दी नहीं जा रही है। जिन लोगों ने अनुमति मांगी थी सबकी अनुमति को नकार दिया गया। हमने ये देखा था कि ओवैसी की भी सभा थी परसों और उसे भी जो है रद्द कर दिया गया था इसी के चलते। तो जिस तरह से ऐसे समय में जो बयान आ रहा है मनसे की तरफ से और जिस तरह से पोस्टरबाजी हो रही है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल दिया जाएगा और जो इनका पता बताएगा उन्हें लगभग 5,000 से ऊपर की जो बख्शिश है वो दी जाएगी, तो इसको देखते हुए कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, इसको देखते हुए गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस और खुद जो महाराष्ट्र के डीजी हैं
वो इन सारी चीजों पे जो है नजर बनाए रखे हुए हैं और जिस तरह से मनसे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में लगी हुई है और घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, उससे हालात बिगड़ सकते हैं। इस तरह का डर जो है वो महाराष्ट्र सरकार को सता रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस जज्बे से जो है मनसे पार्टी बनी थी और उसमें हमने देखा शुरुआत में 13 विधायक आए, कई सारे नगर सेवक आए, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। एक विधायक और एक पार्षद इनके पास रह चुका है, तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में मनसे लगी हुई है। लेकिन ऐसे में जो मनसे का इतिहास रहा है, चाहे उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की बात हो या फिर मुस्लिम समुदाय के प्रति उसका जो बयानबाजी का दौर रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस ने एकदम सख्त कदम उठाने के निर्देश जो है गृह मंत्रालय द्वारा दे दिए गए कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो लोगों पे कार्रवाई होगी। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का साफ तौर पे कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसखोरियों को लेकर मनसे अपनी राजनीति करती है और इस पर किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस जो है नियंत्रण लगा पाती है अगर कोई भी स्थिति जो है बिगड़ती है तो। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसी और पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए अभी तक कोई भी रिएक्शन जो है नहीं आया हुआ। गृह राज्य मंत्री का ही ये रिएक्शन है, इसका साफ तौर पे कहना है कि हालात बिगड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको याद होगा जब इस मुद्दे को राज ठाकरे ने उठाया था उसके बाद तुरंत शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे का बयान आया था। ये मुद्दा पहले से ही शिवसेना का रहा है, बाला साहब ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया था तो कोई दूसरी पार्टी को हाईजेक न करे, तो इस मुद्दे को लेकर पहले से बयानबाजी शुरू है और अभी जो है गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि अगर जी तो बहरहाल महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, अलर्ट है कि माहौल खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। मजा आता है जब लाइफ में मिले कुछ फ्री, जैसे कि लक्स कोजी के 2 पीस। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसाद के दौरान जानो माल का भारी नुकसान हुआ। बरसों से शीरो शक्कर की तरह रह रहे फिरकों के बीच एतमाद हिला जरूर है, लेकिन वो बिखरा नहीं है। चांदबाग में दुकानों को भी फसादियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दोनों फिरकों के कारोबारियों की दुकानों को फूंक दिया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड अमले की बेहिसी भी सामने आई। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने चांदबाग के ताजिरों से बात की है। इस बात में पूरी सच्चाई है, दंगों का और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इस वक्त चांदबाग में हूं और देखिए, यह है अशोक फॉर्म। ये दुकान पूरी जलकर खाक हो गई है। कबूतर आपको बैठे हुए ज़रूर दिखाई देंगे यहाँ पर, लेकिन इस जली हुई हालत में किस तरह से ये दुबके हुए हैं आप देखिए। ये पूरी फॉर्म की दुकान थी। गद्दे यहाँ पर बिका करते थे, सोफ़े के गद्दे, तमाम चीज़ें यहाँ पर मिला करती थी, लेकिन ये पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। इसके बगल में आपको एक दूसरी दुकान नज़र आएगी। इस पर कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ जली हुई है, शटर टूटा हुआ है। लेकिन मैं आपको इसका नाम बताता हूँ, यह है अशरफी दवाखाना। क्या हालत हुई है इसकी। यहाँ पर अब तमाम चीज़ों को यहाँ पर
सब समेटने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरह की हालत है, कुछ भी नहीं तो नहीं बचा है। मैं आपको कुछ अंदर का हाल दिखाता हूँ, इस दुकान के अंदर का हाल दिखाता हूँ। ये देखिए, कभी यहाँ पर वो दवाएं बिकती थी जिससे लोगों की ज़िंदगी बचाई जाती थी, उनके दर्द को आराम मिलता था, तमाम चीज़ें जली हुई हैं। इस दुकान के मालिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने ही हमें बताया था कि इस दुकान का नाम अशरफी दवाखाना है, वरना हमें तो इस जली हुई दुकान को देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि ये कोई दुकान भी है। इसका नाम क्या है हमें नहीं पता था। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे थे और लगभग कितना आपका नुकसान हुआ है? सर मुझे 20 साल से मैं इस लाइन में हूँ और 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने शुरू किया था और पहले मैं सामने वाली गली में बैठता था, लेकिन 6 साल से इस दुकान पे आया था, 6 साल पहले। और अगर नुकसान का आंकड़ा लगाते हैं तो ये 1.5 से 2 करोड़ के बीच में जाएगा। जब दुकान जल रही थी आप कहाँ थे, कितनी कोशिश की, क्या हुआ था? सर जब मेरे पास फ़ोन पहुंचा है कि भाई आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है, 12 के आसपास की बात होगी। हाँ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं लगभग कितना टाइम हुआ होगा। तो मैं सामने से आया, किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरा हुआ था। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पुलिस फोर्स बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा कि सर मेरी दुकान है तो मैं क्या इसको खोल के देख सकता हूँ, धुआं निकल रहा है? उन्होंने कहा बिल्कुल खोल लीजिए। तो उनकी मौजूदगी में मैंने दुकान खोली। दुकान का सर मैंने जब शटर उठाया तो यहाँ पर आग लगी हुई थी। अब जब यहाँ आग लगती हुई मैंने देखी तो मेरी दुकान के सामने यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो शायद 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आगे खड़ी हुई थी। तो मैंने उनको, मतलब दुकान आपकी जल रही थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी? बिल्कुल सर, यहाँ सामने खड़ी हुई थी, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे गाड़ी इसमें दुकान में जो है पानी मार दीजिए, इसको आग बुझा दीजिए। उन्होंने कहा हम जो है बिना परमिशन के कुछ नहीं करते हैं, हमारे अफसर से बात करिए आप। तो उनके अफसर से बात करने के लिए यहाँ पे खड़े हमारे विधायक जी हाजी यूनुस साहब खड़े हुए थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़ा। और दूसरे यहाँ के काउंसलर भी यहाँ पे खड़े हुए थे और एक दो और काउंसलर मनोज त्यागी जी थे हमारे, तो वो भी यहाँ पे खड़े हुए थे। उनसे भी मैंने कहा, उन्होंने कहा चलिए मैं बात करता हूँ। वो आगे तक बात करने के लिए गए भी। फिर उसके बाद जब वापस आए उन्होंने मुझसे बोला कि भाई उन्होंने मना कर दिया, ये गाड़ी कॉल पे आई हुई है, किसी और ने बुलाइए, तो आपको जो है भजनपुरा जाना पड़ेगा। आप भजनपुरा जाइए और दूसरी गाड़ी लेकर के आइए। मैं यहाँ से रात में नंगे पैर यहाँ से जान हथेली पे रख के, वहाँ दंगे हो रहे हैं और मैं यहाँ जान हथेली पे रख के भजनपुरा गया, भागा यहाँ से। और वहाँ जाके गाड़ियों से रिक्वेस्ट करी मैंने। जब मुझे देखा मैंने उनका आवाज़ लगाई, टॉर्च भी मारी, तो फायर ब्रिगेड वालों ने शीशे बंद कर लिए। फिर मैंने पुलिस के कुछ जवानों को बुलाया, सर मेरी दुकान वहाँ पे चल रही है, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करके इनमें से किसी को भेज दीजिए। पुलिस वालों ने भी उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। फिर मुझसे पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप घबराओ मत, आप जल्दी से इस नंबर पर फ़ोन कर दो। एक उन्होंने 112 नंबर मुझे बताया, 101 नंबर मुझे बताया, तो उनके सामने ही मैंने कॉल करी वहाँ से फायर ब्रिगेड को। तो जब मैंने कॉल की है तो रजिस्टर करने के बाद में उसको आधा घंटे के बाद मेरे पास गाड़ी आई। गाड़ी? हाँ, यहाँ पे जब गाड़ी आई, लेकिन आधे घंटे में तो सर मेरी दुकान पूरी जल चुकी थी। और जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद था, जब गाड़ी यहाँ पे मौजूद थी, दुकान जली थी, तो सिर्फ थोड़े से हिस्से में आग लगी थी और मेरी दुकान 99% बच सकती थी। मैं बर्बाद ना होता, मैं रोड पे नहीं आता। अब मैं परेशान हूँ, मेरा स्टाफ परेशान है, मेरा परिवार रो के परेशान है, उसका बुरा हाल है। और मेरी तमाम ज़िंदगी की मेहनत, तमाम ज़िंदगी की कमाई, सारी जमा पूंजी मेरी सब इसके अंदर चली गई। कहाँ से तो मैं बच्चों का खर्चा चलाऊंगा, कहाँ से स्टाफ को मैं दूंगा? स्टाफ थे उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे? दोनों थे। बल्कि जो एक नॉन मुस्लिम लड़का है, उसका नाम है मिलन कुमार, उसको मैं अपने घर पे ही सुलाता था, घर पे ही खिलाता था उसको मैं। और जो नरेंद्र शुक्ला है, उसको भी मैंने अपने पड़ोस में एक कमरा दिलवा रखा था। वो सब बेरोजगार होगा, उसको भी मैं अच्छा खासा तनख्वाह देता था। लेकिन अब फिलहाल वो सब लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, क्योंकि मैं भी सड़क पर आ गया और मेरे साथ साथ वो लोग भी फिलहाल अभी सड़क पर आ चुके हैं। उनको भी खाने पीने की, मुझे भी, हम लोगों को सबको भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये जो क्योंकि दुकान आपके सामने जल रही थी, कुछ पता चला किन लोगों ने जलाई, कौन थे वो लोग? दंगाई थे, और दंगाई की ना कोई जाति है, ना कोई उसका धर्म है। वो किसी को नहीं देखता, उसका काम होता है लूट पाट करना, जलाना। वो पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब कोई यहाँ पे है ही नहीं। अब सब मोहल्ले के प्यार मोहब्बत से रहने वाले सब लोग हम यहाँ पे हैं।
एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं। ये हम लोग सब साथ खड़े हुए हैं, ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है फायर ब्रिगेड की और कहा जाता है कि किसी और कॉल पर आई है, सामने आग लगी हुई है। और दर्द यही है कि सब कुछ होता रहा और प्रशासन सोता ही नहीं रहा, बल्कि सामने खड़े होकर सब कुछ देखता रहा। कैमरामैन गौरव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 चांदबाग, दिल्ली। और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने दिल्ली फसादात के सिलसिले में सदर जमहूरिया से मुलाकात की, उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। सदर जमहूरिया से मुतालबा किया गया कि फसाद मुतासरीन के लिए मरकज़ एक राहती पैकेज का ऐलान करे, रिलीफ कैंप कायम किए जाए, मुतासरा इलाकों में अमन मार्च की इजाज़त दी जाए। सीधे तौर पर जो हमारे कॉमरेड येचूरी ने आपसे कहा कि जो दिल्ली में हिंसा का माहौल बना, जो छवियां हुई, उसके पीछे जहरीले बयान थे, उन पर फौरी तौर पे FIR होना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को भी फौरी तौर पर पहलकदमी करते हुए कॉम्पनसेशन देना चाहिए। अभी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि तमाम परिवार जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, उन परिवारों में नौकरी की व्यवस्था की जाए, जो भी एलिजिबल हो नौकरी की व्यवस्था की जाए। और हम सबको शांति मार्च निकालने के लिए, क्योंकि दिल्ली टुकुर टुकुर देख रही है, कि हम तमाम लोगों को शांति मार्च के लिए, ताकि जो इंटरफेथ, जो कॉमरेड येचूरी कह रहे थे, इंटरफेथ शांति मार्च लेके जाएंगे तो दिल्ली फिर वापस जिसको कहते हैं कि काम और कंपोजर की तरफ बढ़ेगी। और जो हमारा साझा रिश्ता खंडित हुआ है, जो मानस छत विच्छत हुआ है, उसकी थोड़ी भरपाई हो पाएगी। इसका आग्रह हमने महामहिम से किया है। चूंकि सीधे तौर पर दिल्ली की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था, वो किसके अंदर है, जाहिर तौर पर ये सवाल लेकर के हमने रखे हैं। उनमें से कुछ के समाधान हमने माननीय महामहिम से चाहे। देखिए, अभी भी जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग थे, कपिल मिश्रा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, परवेज वर्मा जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इन पे कोई कार्रवाई हुई? हाई कोर्ट का आदेश हो गया, जज को ही ट्रांसफर कर दिया गया। ये चल रहा है इस देश के अंदर, ये हो रहा है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, हाई कोर्ट की, ना हाई कोर्ट मानना है ना सुप्रीम कोर्ट मानना है, ना उन भड़काऊ बयान देने वालों पर कोई कार्रवाई करनी है, ना FIR दर्ज करना है। खुलेआम घूम रहे हैं। 38 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, घर जल गए, दुकान जल गए, पत्रकारों को पीटा गया, क्या क्या नहीं हुआ। दो पुलिस वाले मारे गए। और इस सब के बावजूद अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है प्रशासन। उन लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा, मेरा सवाल है कि इसके अलावा आज जो मीटिंग हुई है उसमें मांग की कि दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से मुआवजा घोषित किया है, अपनी ओर से जो पीड़ित लोग थे उनके लिए राहत घोषित की है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? वो कब जागेगी? 2 तारीख से बिल्कुल उठाएंगे, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे। ये देश की राजधानी है। 3 महीने से ये CIA के विरोध में जो प्रदर्शन हो रही है, उसके बारे में कोई किसी के साथ बातचीत का इनिशिएटिव सरकार ने लिया नहीं। मुख्य कारण आज तनाव का बढ़ने का कारण ये भी है कि सरकार अपनी तरफ से, केंद्र सरकार, कोई इसके अंदर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं, जो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। यही सीधा सीधा बताता है कि तनाव की ओर सरकार की रुझान खुद ले जा रही है देश के अंदर। ये बड़ा खतरनाक व्यवस्था है। We are seeking the intervention of the president, and president should intervene in the situation and advise the government and to take proper appropriate actions against those culprits who are responsible for this kind of violence, vandalism, attack on innocent people. आज मुल्क के मशहूर व मकबूल बिजनेस न्यूज़